हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है, समय हो चुका है अपने यूपी जीके के वेरी वेरी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले गूगल से चुराया हुआ एक मोटिवेशनल थॉट कह रहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। वह जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत ही शानदार सी पंक्तियाँ हैं यह। चुराई हुई इस नाते कई बार मैंने प्रयास किया कि कुछ शेर व शायरी याद किया जाए, लेकिन कभी हमें याद हुई ना, तो इस वजह से मजबूरी में चुराना पड़ता है, गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने आज का शानदार से शानदार क्वेश्चन, एक एक करके। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सदाबहार क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हर एक एग्जाम में हर एक एग्जाम का मतलब यहाँ पे यह हो गया है कि आपके प्रदेश स्तर के जो भी परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एससी हो गई, यूपी पी आपका हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, इन सारी परीक्षाओं में आपके प्रदेश से संबंधित जानकारी या यूपी जी के संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग एक जगह पे संग्रह करके, संकलित करके हम उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, पहला विकल्प कह रहा है आपका लखनऊ, दूसरा कह रहा प्रयागराज, तीसरा कह रहा झांसी, या चौथा कह रहा आगरा। तो आयुर्वेद महोत्सव आपका कहाँ पर आयोजित होता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, यह आपको बताना है। और आयुर्वेद अगर शब्द आ गया तो इससे संबंधित जानकारी भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर मूल प्रश्न यह उठ रहा है, मूल प्रश्न आपका यह उठ रहा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। अगर आप लोग इतिहास कभी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये बात बताई गई होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करें, किसकी हम लोग आयुर्वेद की बात करें, तो देखिए हमारे सामने 4 वेद होते हैं। हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन 4 वेद के अपने अपने उपवेद हैं। तो अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद किसका उपवेद हो जाता है, तो यहीं से याद रखिएगा, आयुर्वेद उपवेद हो जाता है ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है आपका आयुर्वेद। क्या हो जाता है? आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है। ठीक है, खैर आपसे यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव की चर्चा का पूछ रहा है कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि फरवरी माह में, कब? फरवरी माह में 5 दिवसीय का मतलब क्या हो जाएगा? 5 दिन चलने वाला यह आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह आपके झांसी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झांसी में मनाया जाता है। यानी हमारा विकल्प तीसरा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, सही उत्तर हमारा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। और आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी के खिलौनों के लिए, किसके लिए? लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पहला विकल्प आपका कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है नोएडा, या चौथा आपका कह रहा है वाराणसी। तो जो आपके लकड़ी के खिलौने होते हैं, इनके उत्पादन के लिए कौन सा जिला आपका फेमस है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो यह हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। यानी विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा आपका वाराणसी। और अगर वाराणसी की बात करें तो वरुणा और असी नदियों के मिलने से यहाँ पे क्या होता है? वाराणसी इसका नाम पड़ा हुआ है। और अगर इसकी थोड़ा और हम लोग गहराई से चर्चा करें तो वाराणसी को ही प्राचीनतम जीवंत शहर की उपमा दी जाती है। किसको? वाराणसी को ही प्राचीनतम जीवंत शहर की उपमा दी जाती है। और अगर यहाँ पर उपस्थित संस्थानों की बात करें, दार्शनिक स्थलों की बात करें, तो भारत माता मंदिर, कौन सा? भारत माता मंदिर यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो लकड़ी के खिलौनों के लिए भैया प्रसिद्ध जिला हो जाता है आपका वाराणसी। कौन सा हो जाता है? वाराणसी हो जाता है। पूर्व में इसे किस नाम से जानते थे? काशी नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? काशी नाम से जानते थे। भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाम से जानते थे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, बम बम भोले। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काशी लालिमा, क्या काशी लालिमा प्रजाति है, किस फसल की प्रसिद्ध प्रजाति आपको काशी लालिमा के रूप में देखने को मिलती है। पहला कह रहा आम, दूसरा कह रहा केला, तीसरा कह रहा भिंडी, या चौथा कह रहा आलू। तो आपको बताना है, क्या बताना कि काशी लालिमा, क्या काशी लालिमा किसकी एक उन्नत किस्म के रूप में, एक उन्नत प्रजाति के रूप में देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग काशी लालिमा की बात करें तो यह हो जाती है आपकी भिंडी की प्रसिद्ध किस्म, किसकी हो जाएगी, भिंडी की प्रसिद्ध प्रजाति हो जाती है आपकी काशी लालिमा। और काशी लालिमा के नाम इसके किस वजह से पड़ा, तो देखिए जैसे हम लोग आम बाज़ार में देखते हैं, अपने सामान्य बाज़ारों में देखते हैं कि जो भिंडी आती है हरे रंग की आती है, लेकिन ये जो काशी लालिमा है यह लाल रंग की देखने को मिलती है भिंडी। और अगर इसके मूल्य की बात करें, इसके दाम की बात करें, तो ऐसा सुनने में आता है कि काफ़ी हाई इसका रेट होता है, वहाँ पर देखने को ये मिलती है। तो काशी लालिमा आपकी प्रजाति हो जाएगी भिंडी की, किसकी प्रजाति हो जाती है, भिंडी की प्रजाति हो जाती है काशी लालिमा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 4th की ओर। और आज का शानदार सा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कह रहा कुंजरू समिति संबंधित है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है आपके यूपी जीके से। कह रहा है कि कुंजरू समिति संबंधित है, पहला कह रहा रेलवे सुरक्षा को लेकर के, दूसरा कह रहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, तीसरा आपका कह रहा बेरोजगारी, या चौथा आपका कह रहा गरीबी। तो आपको बताना कुंजरू समिति का संबंध किससे है। तो जो कुंजरू समिति हो जाती है भैया, ना आपकी जनसंख्या नियंत्रण से है, ना ये आपकी बेरोजगारी से है, और ना यह गरीबी से है। अच्छा, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में हम लोग चौथे नंबर पर हैं पूरे भारत में। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। जनसंख्या विस्फोट को देखकर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नागार्जुन की पंक्ति है कि यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े। यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े। सोने की किंचित जगह नहीं मिलेगी इस धरा पर, मजबूरन हम तुम सोएंगे सब खड़े खड़े। और यहाँ पर कुंजरू समिति का आपसे पूछ रहा है, तो कुंजरू समिति आपकी हो जाती है रेलवे सुरक्षा से संबंधित समिति आपको देखने को मिल जाती है, कुंजरू समिति। और यह कब गठित की गई थी, तो यह आपकी 1962 में देखने को मिलती है। 1962 में इसका गठन किया गया था, कुंजरू समिति का कब किया गया था, 1962 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कुछ डाटा को देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डाटा होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। पहला विकल्प कह रहा है 67.7%, दूसरा विकल्प कह रहा है आपका 81%, तीसरा कह रहा है 56%, या चौथा कह रहा है आपका 45%। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें जनसंख्या से, जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, तो अगर हम लोग उससे संबंधित आंकड़ा लेते हैं, क्योंकि 2011 लेटेस्ट है, उसके बाद आपकी 21 में होनी थी, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। लेकिन 21 वाला जो टाइम पीरियड था आपका, 2021 वाला जो टाइम पीरियड था, यह आपका कोरोना काल था, इस वजह से जनगणना कराई नहीं गई। और अभी जो आपके सामने देखने को मिलती है वो आपकी 2011 वाली जनगणना के बेस पर काउंटिंग की जाती है। अगर बात करें कि उस हिसाब से 2011 की जो जनगणना हुई थी, वहाँ से अगर हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा 67.7%। कितनी हो जाएगी, 67.7% उत्तर प्रदेश की आपकी साक्षरता दर देखने को मिलती है। और इसमें अगर मेल की बात करें, यानी पुरुष जनगणना की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें, किसकी, पुरुष साक्षरता दर की बात करें, तो पुरुष साक्षरता दर आपकी देखने को मिलती है 77.3%। कितनी, 77.3%। और फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो यह आपका 57.2% देखने को मिलती है। आपकी उत्तर प्रदेश जो साक्षरता दर है, आपका लिटरेसी रेट है, वह 67.7% है, जिसमें जो मेल हैं, जो पुरुष की साक्षरता दर है वह 77.3% है, और फीमेल की बात करें तो 57.2% देखने को मिलती है।
इसके साथ ही अगर बात करें हम लोग कि सन 2001 में जो आपकी जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम लोग उससे तुलना करते हैं तो आपकी भैया 2011 की जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, याद रखिएगा जब हम इसकी तुलना करते हैं 2001 की जनगणना से तो देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि 2001 से लेकर 2011 तक में जो साक्षरता दर हमारी बढ़ी है वह 11.34% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 11.34% की वृद्धि हुई है। और अगर हम लोग इसमें मेल की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों में 8.5% की वृद्धि हुई है, जबकि अगर फीमेल में बात करें, किसमें? फीमेल में हम लोग बात करें तो फीमेल में लगभग 15% साक्षरता दर की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह 2001 की तुलना में काफ़ी अच्छी पोजीशन में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि ये बात हो गई। अच्छा, अगर थोड़ा सा और अंदर जाके पूछेगा एग्जामिनर कि जो आपकी जनगणना की गई, पहली बार कब की गई जनगणना, पहली बार कब कराई गई थी जनगणना, तो जो पहली बार जनगणना हुई कब, पहली बार जनगणना हुई वह आपकी देखने को मिलती है 1872 में। कब? 1872 में आपकी पहली जनगणना देखने को मिलती है। और इस समय शासन था लॉर्ड मेयो का। किसका था? मेयो का शासन था आपका 1872 में। और 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या यहाँ याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि नियमित आधार पर जनगणना कब से शुरू हुई, आपका सेंसस कब से शुरू किया गया नियमित अंतराल पे, तो वह वर्ष होता है आपका 1881। कौन सा? 1881। और 1881 में कौन होता है? रिपन होता है। कौन होता है? रिपन होता है। और रिपन के शासनकाल से ही प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत, कब? 10 साल के बाद आपकी जनगणना कराई जाने लगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अगर इसी में ये पूछ ले, किसमें? अगर इसी में ये आपका पूछ ले कि भैया ये बताओ कि आपकी स्वतंत्रता के बाद ये किस नंबर की जनगणना हुई थी आपकी 2011 वाली, यानी आपका देश जब आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनगणना हो चुकी है, 2011 वाली जो जनगणना हुई थी वो किस नंबर पे थी? तो याद रखिएगा कि 7, कितने? 7वें रैंक पर 2011 की हुई थी। यानी आज़ादी से लेकर के अब तक 7 बार हमारी जनगणना हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी समय इसमें लग गया, लेकिन समय यहाँ लगाना जरूरी था क्योंकि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो थारू हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बुक्सा हो जाएगा, तीसरा बनरावत है और चौथा आपका पहरिया है। तो बजहर त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर आपका जो पर्व है, त्यौहार है, यह मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यानी आपका विकल्प पहला यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर इसके बजहर त्यौहार के बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहें तो यह कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ और बैसाख के महीने के आसपास ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि गांव के बाहर किसी पीपल या किसी बड़े वृक्ष के नीचे वहाँ पर जाते हैं लोग गांव से बाहर, और वहाँ पे खाना वगैरह बनता है, इनका भोजन बनता है, लोग भोजन करते हैं, नाच गाना करते हैं। और रात्रि के समय क्या होता है, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग वापस अपने गांव में आ जाता है और महिलाएं रात भर वहाँ पे विश्राम करती हैं गांव के बाहर ही। तो यह बजहर त्यौहार आपका थारू जनजाति में देखने को मिलता है। और थारू जनजाति एक वजह से और अधिक प्रसिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो थारू जनजाति आपकी है, यह दीपावली के पर्व को, किस पर्व को? दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है। हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ये लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं उसको। और इस दिन, दीपावली के दिन, ये लोग जो इनके पूर्वज हैं, इस दुनिया में अब नहीं रहे, मृत्यु हो चुकी है, उनको याद करते हैं। ठीक, तो बजहर त्यौहार आपका किससे संबंधित हो जाएगा? थारू जनजाति से संबंधित हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और आज का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है। अपने आप में अनोखा क्वेश्चन है कि प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है। पहला विकल्प कह रहा आपका बरेली, दूसरा कह रहा कानपुर, तीसरा कह रहा मोदी नगर, या चौथा कह रहा आपका बलिया। तो आपका कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका जो कृत्रिम रबड़ कारखाना हो जाता है, यह देखने को मिलता है कहाँ पर? मोदी नगर में। कहाँ पे? मोदी नगर में देखने को मिलता है। और मोदी नगर आपका कहाँ पर है? तो यह गाजियाबाद के अंतर्गत आपका मोदी नगर देखने को मिलता है।
याद रखने के लिए, क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य है कि हमको परीक्षा में अच्छे नंबर पाना है। तो याद करने के लिए आप लोग इसको जो है मोदी जी से जोड़ भी सकते हैं कि ये रबड़ जैसा व्यवहार है, कुछ भी करके जोड़ सकते हैं। मेन मुद्दा आपका खाली पास होना है बस। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई। पहला करा 1944 में, दूसरा विकल्प करा 1966 में, तीसरा करा 1980 में, 1950 में, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है 1972 में। तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई। मत्स्य विभाग मतलब क्या हो जाएगा, जो मछली पालन होता है इसको बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई प्रदेश में, यह आपको बताना है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहले की बात करें तो 1944 कैसे भूल सकते हैं, अभी जल्दी की ही वीडियो हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1944 के अंतर्गत। अगर हम लोग मछली विभाग की स्थापना देखें, मत्स्य विभाग की स्थापना देखें, तो यह आपका हो जाएगा 1966 में। कब भैया, 1966 में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मत्स्य विभाग की स्थापना। ठीक, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और मछली को शायद जलतरोई भी बोलते हैं क्या, देखते हैं हम लोग आगे। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। पहला कह रहा 240 किलोमीटर, दूसरा विकल्प कह रहा 620 किलोमीटर, तीसरा कह रहा 850, या चौथा कह रहा आपका 300 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी कितनी है। तो देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें, इसके मैप को हम लोग देखें, तो लगभग इसकी आकृति कुछ आपको जो है ऐसी देखने को मिलती, गड़बड़ा गया मामला, कुछ आकृति आपकी ऐसी देखने को मिलती है ना। अगर इसके हम लोग पूर्वी बिंदु की बात करें तो बलिया हो जाता है, और पश्चिमी बिंदु आपका शामली हो जाता है, उत्तरी बिंदु आपका सहारनपुर हो जाता है, और दक्षिणी बिंदु हो जाता है सोनभद्र। तो जो आपकी पूरब से पश्चिम की लंबाई है भैया, क्योंकि यहाँ पर ड्रा हो नहीं पा रहा फिगर, तो यह ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है उसकी अपेक्षा पूरब और पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है। तो पूरब और पश्चिम की जो लंबाई है आपके दोनों बिंदुओं के बीच की, वो हो जाती है 620 किलोमीटर। कितना हो जाती है, 620 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है 240 किलोमीटर। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जो आपका उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है इसकी लंबाई कम है, जबकि पूरब और पश्चिम की जो लंबाई है उसकी अपेक्षा इसकी लंबाई अधिक है। ठीक है, चलते हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का अपना 10वां क्वेश्चन, अपने टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है वह भी, और बहुत ही आसान होने वाला है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है। पहला कह रहा आपका शारदा नदी पर, दूसरा कह रहा चंबल नदी पर, तीसरा कह रहा बेतवा पर, या चौथा कह रहा आपका घाघरा नदी पर। तो आप बताओ भैया कि जो परीक्षा बांध है, कौन सा बांध है, परीक्षा बांध है, या किस नदी पर देखने को मिलता है। और सही जवाब इसका क्या बन जाएगा, सही जवाब इसका बन जाएगा आपका बेतवा पर। किस नदी पर भैया, बेतवा नदी पर आपका परीक्षा बांध देखने को मिलता है। इस तरह से साथियों आज हम लोग अपने यूपी जीके के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने सुझाव से हमें अवश्य अवगत कराएं। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।